जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग आज से एक सीरीज मैंने शुरू किया 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सारे क्वेश्चन का पीवाईक्यू इसमें सोल्व कराने का प्रयास किया गया है, लगभग 1000 क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम को गवाए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए है अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, सी में है पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी में है त्रावणकोर का राजा। तो सहायक संधि को लागू करने का श्रेय जाता है सहायक संधि को उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है 1798 में लाया था। सहायक संधि के तहत भारतीय राजाओं को यह आश्वासन देता था अंग्रेज सरकार कि अगर आप कोई भी युद्ध करते हैं तो हमारी सेना आपका सहायता करेगा, और हमारे जो सैनिक है आपका मेरा सैनिक आपके राज्य में रहेगा, उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। अगर कोई भी युद्ध करते हैं तो हमारी सेना आपकी तरफ से लड़ेगी, बदले में इसको खाना पीने की व्यवस्था आप करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को मानने के लिए स्वीकार कर लिया, और इसी को कहा जाता है सहायक संधि। तो सबसे पहले सहायक संधि को मानने वाला पहला नवाब था हैदराबाद का निजाम, है ना। अवध का नवाब नहीं माना था पहले, पेशवा भी नहीं, त्रावणकोर का राजा। सबसे पहले सहायक संधि को मानने वाला पहला राजा था हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए सहायक संधि का जनक किसे? लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं। कब लागू किया था? 1798 में सहायक संधि को लागू किया था, है ना। सबसे पहले हैदराबाद को निजाम को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्तियों के सामने यूरोप में साम्राज्यवाद धाराशाही हो रही थी, तो निम्न गवर्नर जनरल में से किसने एक भारत में ब्रिटिश को पटाखा फहराने का काम किया था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड हेस्टिंग। तो जिस समय नेपोलियन का उत्कर्ष हो रहा था, लगभग नेपोलियन राजा बनता 1805 में, उस समय भारत के अंदर शासन चला रहा था वो था लॉर्ड वेलेस्ली ने का शासन चल रहा था भारत के अंदर, है ना। उन्होंने 1798 में सहायक संधि लाया था भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध लड़ा था, बी में है लॉर्ड हेस्टिंग आंगल नेपाल युद्ध लड़ा था, सी में है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध लड़ा था, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंगल मराठा युद्ध लड़ा था। तो ये बात सही है, हेक्टर मुनरो साहब बक्सर का युद्ध जीते थे, सही बात है। लॉर्ड हेस्टिंग आंगल नेपाल युद्ध लड़ा था, ये भी बात सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ मैसूर आंगल युद्ध लड़ा था, हाँ, टीपू सुल्तान को हराया था। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय मराठा युद्ध को नहीं जीता था, उसको लॉर्ड हेस्टिंग ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो सुमेलित नहीं है ना। तो याद रखिए, जो तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन नंबर बी है लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता अधिवेशन 1928, ऑप्शन नंबर डी है कराची अधिवेशन 1931। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। ये बात कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे इरविन तथा महात्मा गांधी को दो महात्मा कहा था? महात्मा जब 1932 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उस समय सरोजनी नायडू ने कहा था कि आज ये दो महात्मा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है जिस पर प्रकाश डालता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है रुमनदेई स्तंभ अभिलेख, बी में है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी में है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, डी में है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो है रुमनदेई अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? चुनिए उसको। पहला नंबर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या उन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लाया था? बी है लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली लाया था, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हॉस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड
विलियम बेटिक जो 1929 में जो 17वां रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, जिसके तहत जो है सती प्रथा को अंत किया था। पूरा ऑप्शन यही है, तो बताइए क्या क्या होगा इसका। इसमें सारे जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लाया था, ये भी बात सही है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहते हैं, ये भी बात सही है। लॉर्ड जो है विलियम बेटिक ने 1828 का जो है 17वां रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो हो जाएगा, सी जो है गलत हो जाएगा, है ना। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हॉकिंस ने नहीं लड़ा था, है ना। तो आप लोग बताइएगा कब जो है कौन लड़ा था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंशियल का उपयोग किया जाता था, बताइए। भारत में ब्रिटिश आयात पर दी जा रही विशेष रियासतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए गए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए, सी में है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, डी में है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश जो है पॉलिटिकल एजेंसी को दी जा रही क्या है ये पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो शब्द जो है एम्पीरियल प्रेफरेंस जो ये शब्द जो है ये इससे संबंधित है, भारत में ब्रिटिश आयात पर दी जा रही विशेष रियासतों के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा स्थाई नहीं है, स्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था। वेलिजरी साहब ने, वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या डफरी ने। तो जो है स्थाई बंदोबस्त जो लागू किया था बंगाल बिहार के क्षेत्र में वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में जो भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो बताइए, एमजी रानाडे ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, डी में दादा भाई नौरोजी। तो किसने किया है, डी दादा भाई नौरोजी ने जो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के जो सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी, बताइए। कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभाला, पहले तो ये नहीं हुआ था। फिर है बेगम हजरत महल द्वारा जो है अवध का नेतृत्व नहीं, सैनिक का जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, फिर है झांसी की रानी का विद्रोह। तो सबसे पहले जो है जब मंगल पांडे को फांसी दिया जाता है तो मेरठ से जो है सैनिक निकलते हैं और दिल्ली जाकर जो है अपना राजा जो है बहादुर शाह जफर को जो है घोषित कर देते। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सबसे पहले सैनिकों ने जो है मेरठ से जाकर दिल्ली गया था और बहादुर शाह जफर को जो है अपना राजा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व जो अवधि में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रयास का मुख्य कारण क्या था, बताइए। स्वतंत्रता से पूर्व जो अंग्रेज जो है भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा क्यों देना चाहते हैं, इसका मतलब यही है। तो इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। बी में भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना था। सी में भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारियां में भाग ले सके। भाई उसको क्या मतलब था अंग्रेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये बात सही है कि छोटे प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, उनको छोटे मोटे काम करने के लिए क्लर्क के पोस्ट पर जो है चाहते थे कि भारतीय ही रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पहला है अब्दुल फजल, फिर है अब्दुल कादिर बदायूनी, सी में है अल बुरूनी और डी में है दारा शिको। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अब्दुल कादिर बदायूनी था, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के विषय में जो सत्य नहीं है, बताइए। पहला नंबर है, उन्होंने जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। हाँ, ये भी बात है, सही है। वो गुजराती के प्रोफेसर के रूप में जो है यूनिवर्सिटी में काम किया था लंदन में, ये बात सही। उन्होंने जो मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये बात तो नहीं है। डी में देख लेते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में जो है उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, ये भी बात सही है। लेकिन ये बात जो है गलत है ना। तो यही हो जाएगा, उन्होंने जो मुंबई में ऐसा महिलाओं के का कोई ऐसा काम नहीं किया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगर 1807 में जो है भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, है ना। 1907 में जो विभाजन हुआ था उसका क्या कारण था।
नंबर 1 है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीतिक में जो सांप्रदायिकता का जो है प्रवेश कराना। बी में है जो कांग्रेसी सरकार के साथ जो है नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में जो चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग की स्थापना। डी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचन हो सकने में जो है अरविंद घोष की असमर्थता। तो इसका आंसर यही होगा, क्या होगा? तो अंग्रेज सरकार के साथ जो है नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव था। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो है कांग्रेस के अंदर जो 2 गुट बन चुका था, एक नरम दल वाले और एक गरम दल वाले। इस कारण जो है सूरत अधिवेशन में विभाजन इसी आधार पे हुआ था। कुछ लोग जो है गरमपंथी जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह थे, ये सब नरम दल के नेता। लाल बाल पाल जैसे हैं वो गरम दल के नेता थे। तो इस कारण जो विभाजन हुआ था 1907 में। नेक्स्ट है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य जो है दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? बताइए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें क्या लिया गया था? इसमें मुस्लिम लीग की जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो अस्थायी विलय हो गया। सी में कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यही होगा, मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और इसमें गरम दल भी नरम दल का भी जो है दोनों में जो फूट पड़ा था 1907 में वो फिर से वापस से एक हो गया। और जो मुस्लिम लीग में के कारण भी जो फूट पड़ा था, मुस्लिम लीग से भी नाराज़गी था, तो यहाँ पे भी लखनऊ अधिवेशन में सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन में जो है 3 कैबिनेट मंत्री इस गठन हुआ था, निम्नलिखित में कौन सा उसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भी था, सही है। एवी अलेक्जेंडर ये भी थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तो क्रिप्स मिशन इसी के नाम पर ही रखा गया था। लॉर्ड एमरी ये नहीं थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है कैबिनेट मिशन 1946 में वो भारत नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल लॉर्ड माउंट वायसराय के रूप में भारत आए, बताइए क्यों आए थे? ऑप्शन नंबर ए भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजन करने की विशेष हिदायत के लिए आए थे। एक साथ भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ऑप्शन नंबर सी जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ। डी में है कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन को जो है इंग्लैंड से भेजा गया था, उनका यही प्रयास था कि भारत को जो है यथासंभव हो एक रखा जाए, भारत का जो है विभाजन ना किया जाए, इसलिए जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक साथ भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत लेकर जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने, ये इसका क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है लेकिन इसका क्वेश्चन हम पढ़ को आप लोग को बता देते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो है दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टेनली को जो है गोली मार कर हत्या कर दी थी, है ना। सम्मान समारोह हो रहा था, वहाँ पे जो डिग्री ली थी एक महिला थी और वहाँ सम्मान समारोह में गवर्नर जनरल को जो वहाँ उनकी हत्या कर देते हैं। तो वो थी वीना दास। वीना दास जो थी वो ग्रेजुएट हुई थी, तो उसका उपाधि ले रहे थे। उसी समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो था स्टेनली जैक्सन को जो उनकी गोली मारकर हत्या कर देती उस सम्मान समारोह में। यही इसका क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा गया, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हो गया था, बताइए 1947 में जो है सारे नेता लोग क्यों 19 विभाजन के लिए राजी हुए थे? ऑप्शन नंबर ए था उन्हें जो है द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, नहीं भाई ये कतई स्वीकार नहीं था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले को जो है निराश थी। और फिर भी देख लेते, वह बड़े पैमाने पर जो है संभावित सांप्रदायिक दंगों को उसको बचाना चाहती थी। डी में है भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर को जो खोना नहीं चाहते थे, ऐसा बात तो भी नहीं है। तो यही था सबसे बड़ा, यही डर था, क्योंकि जो उससे पहले जो है 1946 में जो है बहुत बड़ा नवा खलीफा जो है ये बंगाल का, वहाँ बहुत बड़ा दंगा हो जाता है। पूरा माहौल जो है बंगाल के अंदर बिल्कुल ख़राब होता, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम जो है युद्ध छिड़ जाते भारत के अंदर। तो गांधी जी को लग गया था कि शायद अगर हम भारत का विभाजन नहीं करते तो आपस में ही सारे लोग जो मर कट कर ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा देश को बनाकर ही क्या करेंगे। तब गांधी जी जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन लोगों को राज़ी होना पड़ गया कि कहीं भारत के अंदर जो है सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए,
इस कारण से जो है बड़े बड़े जो है पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को से बचना चाहते थे, है ना। इसलिए जो है स्वतंत्रता के लिए जो है राजी हो गए थे 1947 में, तब जो है देश का विभाजन हो गया था, है ना। क्योंकि जानते थे अगर विभाजन नहीं करेंगे तो बहुत सारा मारपीट भारत के अंदर होगा, बहुत ज़्यादा रेट की संभावना, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा दंगा हो सकता था। इस दंगों से बचने के लिए जो भारत का जो विभाजन करना अच्छा समझा, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो ये बात किसने बताया, इसका आंसर बताइएगा। तो ये जो बात है जो KM पानिकर वाले जो है उन्होंने कहा था, है ना, याद रखिएगा, ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब सर्वप्रथम कहाँ उपयोग की गई थी। ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश के मकबरे में, बी में है ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, सी में अलाई दरवाज़ा में, डी में है कबतक उल इस्लाम मस्जिद में। तो सबसे पहले जो है मेहराब का जो प्रयोग मिलता है, घोड़े के नाल के आकार का जो मेहराब है वो अलाउद्दीन दरवाज़ा के में मिलता है ना, दरवाजे में मिलता है अलाउद्दीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने कुतुब मीनार के निर्माण में जो योगदान नहीं दिया था। बताइए, कुतुबुद्दीन का जो निर्माण किसने करवाया था, आपको कुतुब ऐबक ने उसका नींव रखा था, इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो वहाँ जो वज्रपात होने के कारण जो है ध्वस्त हो चुका था, उसका पुनर्निर्माण कराने का भी काम किया था फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी जो इसमें कोई काम इसका योगदान नहीं है ना, कुतुब मीनार के योगदान में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर जो निषेध लगाया था। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो भाई ये जहांगीर था जो अपने साम्राज्य में तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाया था, नशा वगैरह पर भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सबसे बड़ा पियक्कर खुद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मेवाड़ के पीसा से की जाती है। क्वेश्चन शायद लग रहा है गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। बंगाल से थी, अवध से थी, बिहार से थी या राजस्थान थे। तो 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा जो सिपाहियों की भीड़ थी अवध के नवाब से, जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको जो हड़प लिया था, इस कारण जो अवध में ज़्यादा इसका बहुत सारे सिपाही जो है उसके अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905-06 के लगभग में, तो बताइए क्या उसका कारण रहा था। ऑप्शन नंबर ए है कुछ विशेष मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, कौन सही नहीं है ना। फिर बी में है कि स्त्रियों ने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, हाँ ये भी बात सही है ना। महिलाओं ने, कुछ विशेष मुसलमानों ने आंदोलन में भाग लिया था, ये भी सही लग रहा है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए। किसान लोग जो ज़्यादा, क्योंकि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो किसान लोग तो अनपढ़ होते थे, उनको ये सब कुछ पता भी नहीं था, बहुत सारे किसानों ने भाग भी नहीं लिया था, वे बंगाल तक ही सीमित था। ये बात सही है, ये बात गलत है। क्या वो बंगाल तक सीमित था स्वदेशी आंदोलन? नहीं, स्वदेशी आंदोलन जो है पूरे जो है भारत के अंदर फैला था। तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन जो है पूरे भारत के अंदर फैला था। ये बात क्या है, यहाँ कह रहा है यह बंगाल तक सीमित रहा, ये बात क्या है, गलत है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूरे भारत के अंदर आग की तरह फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो द्वितीय ताजमहल किसको कहते हैं, किसके मकबरे को? अनारकली के मकबरे को, एतमातुद्दौला का मकबरा को, फिर रजिया उद दौला के मकबरा को, इनमें से कोई नहीं। तो रजिया उद दौला की मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, ये औरंगजेब की पत्नी के यादगार में बनाया गया था, है ना। औरंगजेब की पत्नी के यादगार में जो है बीबी का मकबरा बनाया गया था, जिसे घटिया ताजमहल भी कहते हैं, इसे दक्षिण का वो ताजमहल भी कहते हैं, है ना। इसी को कहते हैं रजिया उद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। पहला है अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बी में जहांगीर का जो मकबरा शाहदरा में, ऑप्शन सी में शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा फतेहपुर सिकरी में, और फिर है ख्वाजा मियाजुद्दीन औलिया का जो मकबरा है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है अजमेर में। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा ये दिल्ली के अंदर है ना। बाकी ये सही है, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा फतेहपुर सिकरी में, यहीं जो अकबर जो है शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर जो है एक पुत्र का मन्नत मांगा था, है ना। तो जो जहांगीर
बेटा उनका पैदा होता है उसका नाम, बचपन का नाम भी सलीम रखते हैं इन्हीं के नाम पर। बी में जहांगीर का मकबरा, नहीं शाहदरा में है, ये भी बात सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो गलत है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो भारतीय नेता क्या चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग मिले। बी में है ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, नहीं ये बात तो सही है बिल्कुल इस, क्योंकि पहली विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज़ों का साथ देते हैं भारतीय लोग, लेकिन इस बार देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहली विश्व युद्ध के बाद जो है हम अच्छा सोचेंगे भारत के लिए। अच्छा क्या सोचेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर देता है। फिर तटस्थ रहे थे, तटस्थ भी नहीं रहे थे। बिना शर्त सहयोग किए थे, नहीं सहयोग तो किए ही नहीं थे, जिसका राइट हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वतंत्रता के आश्वासन जब तक नहीं देगा तब तक हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय जो है अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? पहला ए है गोखले जी को, बी में विवेकानंद को, सी में दादा भाई नौरोजी जी को, डी में है मेजनी को। तो और राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु हुआ करते थे वो मेजनी को मानते थे अपना राजनीतिक गुरु, क्योंकि उस समय जो है मेजनी का बड़ा नाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम जो है भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? ऑप्शन नंबर है विलियम जोन्स, फिर चार्ल्स विकन्स, फिर सी में एलेक्जेंडर कनिंघम, डी में है जॉन मार्शल। तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विलिंगसन ने जो है सबसे पहले भगवत गीता को जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जो शाहजहां, नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण की किसानी की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो अब बनारस अधिवेशन 1905 में, नहीं गांधी जी तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। कलकत्ता अधिवेशन 1906 गांधी जी थे ही नहीं। सूरत अधिवेशन 1900 गांधी जी नहीं थे। लखनऊ अधिवेशन 1916, हाँ ये ऑप्शन सही है लखनऊ अधिवेशन 19, क्योंकि गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, लौट जाते हैं, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में भाग लेते हैं। यहीं जो है महात्मा गांधी का मुलाकात जो राजकुमार शुक्ल से होती है जो बिहार के होते हैं, वही जो है चंपारण की समस्या को से जो है अवगत कराते हैं, और गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में जो होम रूल आंदोलन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? बताइएगा किस अधिवेशन में जो है होम रूल का समर्थन मिला था? ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी 1920 में मुंबई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी 1918 में होने वाले प्रथम यूपी किसान सभा, फिर ऑप्शन नंबर डी में 1938 में नागपुर का जो संयुक्त AITUC और जो है NFTU सभा में, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी में ए हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जो होम रूल समर्थक ने आवृत्ति राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक जो प्रदर्शन कर सके थे, है ना। 1916 में ही जो है बाल गंगाधर तिलक और जो एनी बेसेंट थी 1916 में जो है होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? मतलब गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी, वो कहाँ के दीवानदार थे? पोरबंदर के थे, राजकोट के थे, कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के, राजकोट के या फिर बीकानेर के, उत्तराखंड में सभी थे, वो सभी जगह के जो है दीवान थे, पोरबंदर के भी, राजकोट के भी और बीकानेर के भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का अंत किसने समाप्त किया था अंततः, है ना? लास्ट में चोल साम्राज्य को पूरा अंत कर दिया था, बताए महमूद गजनवी ने, बलबन ने, मोहम्मद गौरी ने और या मलिक काफूर ने। तो मलिक काफूर ने जो पूरे चोल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की जो मुगल शैली का जो प्रारंभ किससे माना जाता है? चित्रकला, है ना, चित्रकला का। तो ऑप्शन नंबर ए है अकबर ने, बी है हुमायूं ने, सी है जहांगीर ने, डी है शाहजहां ने। तो सबसे पहले चित्रकला का जो शुरुआत किया जाता है हुमायूं के शासनकाल में किया जाता है, और जहांगीर के काल में जो है सबसे ज़्यादा चित्रकला का जो विकास होता है, इसलिए जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के काल को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्रारंभ किया गया था किसे? तो हुमायूं से, है ना, चित्रकला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या फिर जिसको रामावतार का लेखन किया था? तो ये कंबल रामायण था, कंबल रामायण कहते हैं, है ना। तमिल रामायण को कंबल रामायण लेखक था कंबन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में जो निम्नलिखित में कौन एक सही है ना? जो बराबर की पहाड़ियाँ गुफाएं उसके संबंध में कौन सही है? पहला ए है बराबर पहाड़ियाँ पर जो है कुल 4 गुफाएं हैं, ये बात जो है सही है बिल्कुल।
3 गुफाएं की दीवारों पर अशोक के स्तंभ उत्कीर्ण है, ये भी बात सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को जो है आजीविकों को समर्पित होने का जो उल्लेख मिलता है, हाँ ये भी बात सही है कि ये जो अभिलेख है इन गुफाओं में आजीविकों को आजीविक संप्रदाय को जो है दान दे दिया गया था अशोक के काल में, है ना। और ये अभिलेख ईसा के 6ठी शताब्दी के, नहीं ये ईसा के जो 30वीं शताब्दी के है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बात क्या है, गलत है और गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 मठ कौन से थे, बताइए आदि शंकराचार्य ने कौन कौन से मठ की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोशी मठ, द्वारिका और पुरी और श्रृंगेरी पीठ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शंकराचार्य ने जो 4 मठ स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग सम्मिलित नहीं है। पहला है दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, फिर दीवान ए अमीर कोही जो है मोहम्मद तुगलक के समय में, ऑप्शन सी है दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, फिर दीवान ए रियासत। तो ये बात गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा, दीवान ए जो रियासत बलबन के शासनकाल में नहीं था, है ना। दीवान ए मुस्तखराज जो तो टैक्स से संबंधित था, दीवान ए अमीर कोही जो बाजार नियंत्रण प्रणाली से था, और दीवान ए खैरात जो यहाँ पे मुफ्त में खाना वगैरह गरीबों के लिए था। दीवान ए रियासत जो इसके संबंध में नहीं है, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीवान ए रियासत, इसका आंसर बलबन ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर के जीवन प्रदर्शन में मुख्य साम्य क्या था। दोनों में समानता था, सबसे बड़ी समानता यही थी कि जो है अहिंसा व्रत का पालन करना। दोनों भाषाओं में जो है कठोर अहिंसा को का जो कठोरता से पालन का। जैन धर्म में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि वैसे पेड़ पौधे जिसका जो है एक बार यूज़ करने पर वो ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए गाजर है, गाजर को अगर खाना है तो पूरा जड़ से ही उखाड़ कर खाना पड़ता है, जिससे पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाता है। तो जैन धर्म में जो गाजर खाना, लहसुन, प्याज ये सब का जो है मतलब भी खाना को जो पाप बताया गया, क्योंकि उससे पूरे पौधे का जीवन ही नष्ट हो जाता है। तो सोच सकते हैं कितना हद तक अहिंसा का व्रत का पालन होता था। तो ये एक बात कॉमन थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हिंसा का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जो है मध्यकालीन शासक ने जो है इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इक्ता व्यवस्था ऐसा होता था कि वेतन के बदले उसको खेत दे दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई किसी का वेतन हुआ 2-4-5 महीना का, तो उसको 1 कट्ठा खेत लिख दीजिए, इस तरह का व्यवस्था था। तो बताइए किसके काल में इक्ता व्यवस्था शुरू हुआ था। तुमिस के काल में, बलबन के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। तो आपको पता होना चाहिए इक्ता व्यवस्था को लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो इल्तुतमिश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट, यहीं पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र को हिंदू मुस्लिम जो है गाना वाद्ययंत्रों का जो है सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। किस वाद्ययंत्र को मतलब हिंदू मुस्लिम का जो है मिश्रण माना जाता था, वो था सितार। सितार को जो हिंदू मुस्लिम का जो है मिश्रण माना जाता है, क्योंकि जो उसमें जो है कुछ हिंदू 2 मतलब इंस्ट्रूमेंट से बनाया गया, एक हिंदू मतलब हिंदी का था, एक भारत की थी और एक दूसरे देश का था, है ना। तो वो मुस्लिम सभ्यता की थी, तो उन दोनों को मिलाकर जो है सितार बनाया गया। तो सितार वाद्ययंत्र को जो हिंदू मुस्लिम का जो है मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है। जहांगीर जो है विलियम जो है हॉकिंस आया था। बी में है अकबर के समय जो है सर थॉमस रो आया था। ऑप्शन नंबर सी है शाहजहाँ के शासन काल में जो है टेवर्नियस आया था, और औरंगजेब के शासनकाल में मर्ची आया था। ये भी बात सही, अंग्रेज के शासनकाल में मर्ची आया था, शाहजहाँ के शासनकाल में जो टेवर्नियर आया था। टॉमस रो जो आया था अकबर की तो उस समय मर चुका था, उस समय जो जहांगीर का शासन आ गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में जो है टॉमस रो आता है। ये बात तो सही है, जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में जो शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्यों नहीं माना है। जो बर्नी इतिहासकार ने जो है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तानों को जो है भारत का जो इस्लामी मतलब शुद्ध इस्लामिक जो है नहीं माना है ना। पूरा पढ़ लेते हैं। इतिहासकार जो बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को जो वास्तव में जो इस्लामी नहीं माना, क्यों नहीं माना। ऑप्शन नंबर ए, अधिकतर आबादी इस्लाम का जो है अनुसरण नहीं करती थी। बी है, मुसलमान पवित्रत्व की जो है अवसर अपेक्षा की जाती थी। सी में है, सुल्तानों ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं को भी जो है नियम
दिए थे। ऑप्शन नंबर डी है गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर जो आबादी था दिल्ली सल्तनत के अंदर मुस्लिम नहीं था, है ना, इसलिए जो है शुद्ध इस्लामी नहीं कहा जा सकता है दिल्ली सल्तनत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है, बताइए। इल्तुतमिश जो मोरक्को का था, ये भी बात सही है, बताइए। निनूज बताइए क्या पुर्तगाली था। अलबरूनी तुर्क का था। मार्को पोलो क्या इटली का था, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो है गलत आंसर है अलबरूनी, जो है अलबरूनी तुर्क का नहीं था, बाकी सब जो है सही है ना। निनूज जो पुर्तगाल का था और मार्को पोलो इटली का था और जो है इब्न बतूता मोरक्को का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। आप जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अलबरूनी कहाँ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, बताइए। जयचिंद गढ़वाल थे, पृथ्वीराज चौहान थे, राणा कुंभा थे, मानसिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसमें तो एक ऑप्शन गायब है। क्वेश्चन है अबू फजल की मृत्यु उनमें से किसके कारण हुई थी, तो बताइए। शहजादा सलीम के कारण, अब्दुल रहीम खाना के कारण, सी में है शहजादा मुराद के कारण, डी में है शहजादा दानियाल के कारण। तो आपको पता होना चाहिए अब्दुल फजल की जो मृत्यु हुई थी वो जो है शहजादा सलीम के कारण ही जो इसकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि जो है सलीम जिसको जहांगीर कहते हैं, जहांगीर सोचता था कि जो है अबू फजल जो है मेरा विरोधी है, ये क्योंकि अकबर के ज़्यादा प्रभाव में रहता था, इसलिए जो है उन्होंने वीर सिंह बुंदेला के कहने पर जो है अबू फजल की जो है हत्या करवा देता है शहजादा सलीम, है ना। क्योंकि वो सोचता था कि जो मेरे पिता को भड़काते रहता है ना, क्योंकि इस पर ज़्यादा प्रभाव था अकबर का अबू फजल का, था इसलिए जो उसकी हत्या करवाने में जो है इसका हाथ होता है इसी का, सलीम का। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना प्रदान की गई थी, बताइए। दादा भाई नौरोजी ने, माइकल मधुसूदन दत्त ने, राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो है पेरिस की जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रखा निम्नलिखित में से किसके जो गुलरुखी उपनाम से जो अपनी कविताएं की रचना की, गुलरुखी किसकी है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी है सिकंदर लोदी, डी में इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी जो है इसको गुलरुखी नामक जो पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा गंधार कला शैली एक मिश्रण है, बताइए। गंधार कला जो शैली है किसका मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय तथा फारसी कला का, बी में भारतीय तथा चीनी कला का, सी है भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, डी में है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो जो गंधार शैली है वो भारत तथा यूनान का जो है मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जो दक्षिण भारत में किन राज्यों को जो है विजय किया था, ऑप्शन नंबर ए है अहमदाबाद एवं बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी है विदर एवं बीजापुर, ऑप्शन सी है बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर डी है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो बीजापुर एवं गोलकुंडा का जो है औरंगजेबों ने जो है इसका जो है ये राज्यों को जो अपने राज्य में विलय करने का श्रेय जाता है, औरंगजेब ने ही किया था। 1942 में कांग्रेस के जो वर्धा अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, तो बताइए। 1942 में जो वर्धा जो अधिनियम हुआ था किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था, तो वो थे जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और 1942 में गांधी जी नारा भी देते हैं करो या मरो, है ना, इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रखर नेहरू थे किंतु गांधी जी मतलब कह रहा है गांधी जी प्रेरक, यहाँ पे लिखा होगा प्रेरक, है ना। निम्नलिखित में से किसके प्रेरक गांधी थे किंतु गांधी जी नहीं थे, है ना, प्रेरक होगा यहाँ पे लिखे, यहाँ पे प्रेरक लिख लीजिएगा, है ना। तो हो जाएगा, बताइए। सत्य का, अहिंसा का, अस्पृश्यता का, भारी उद्योग का। हाँ, ये बात सही है कि दोनों में पहला नंबर समानता ये था कि सत्य दोनों चाहते थे, अहिंसा दोनों का पालन करते थे, अस्पृश्यता को भी हटाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि भारी उद्योग का विकास नहीं करना चाहिए, कुटीर उद्योग पर जो ज़्यादा विकास करना चाहिए,
और लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना कि नहीं, अगर भारत का विकास करना है तो हमें भारी उद्योग का जो है लगाना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी का कहना उल्टा था कि नहीं, कुटीर उद्योग से जो है, क्योंकि भारत का जो है भारत जो है गांव में निवास करती है, तो सबसे पहले जो कुटीर उद्योग मतलब ग्रामीण लोगों से जो रोजगार का सृजन करना चाहिए, ताकि जो है गांव का भी विकास हो सके। अगर गांव का विकास होगा तो अपने आप भारत का विकास होगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था नहीं, अगर भारत को जल्दी से विकसित करना है तो हमें भारी उद्योग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये गांधी जी जो इसके प्रेरक नहीं थे, है ना, गांधी जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जो है जीवन वृत्त लेखन, महात्मा गांधी का जीवन वृत्त जो लेख है लुई फिशर था। तो बताइए, गांधी जी के बारे में एक बहुत जीवनी लिखा है, लुई फिशर था। तो लुई फिशर जो है कहाँ क्या था, एक अमेरिकी पत्रकार था, एक ब्रिटिश पत्रकार था, सी में है, एक फ्रांसीसी पत्रकार था, एक जर्मन पत्रकार था। तो जो लुई जो है फिशर जो है ये एक अमेरिकी पत्रकार था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लुप्त की संज्ञा दी गई है। एक क्वेश्चन शायद गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। सोचिए, औलिया कहा है ना, सूफी संत थे, बताइए कौन कहा था। ऑप्शन नंबर शाह मोहम्मद गौस कहा था, फिर शाह अब्दुल अजीज कहा था, सी में है शाह वलीउल्ला, ऑप्शन नंबर सी में ख्वाजा मीर दर्द ने कहा था। ख्वाजा मीर, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, शाह मोहम्मद गौस जिन्हों जो है कृष्ण भगवान है ना, उन्होंने सूफिया ने कृष्ण भगवान को औलिया माना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट कौन था। शाह आलम प्रथम था, बी में मोहम्मद शाह था, सी में है बहादुर शाह था, डी में जहांगीर शाह था। तो आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह जो रंगीला था, वो अंतिम शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठ पाया था। उसके बाद नादिर शाह आता, उसको उठा के ले चला जाता मयूर सिंहासन, है ना, फिर धीरे धीरे कैसे करके चला आता है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी जो है आत्मकथा फारसी में लिखी है। बताइए, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो जो है बाबर तो तुर्की में लिखा है ना, अकबर तो अनपढ़ था, तो जहांगीर जो है अपना जो है ऑटोबायोग्राफी जो है वो फारसी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जो है जहांदार शाह के शासन का जो है समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है, उसके वाजिर ने उन्हें जो है गद्दी से उतार दिया था, बी में सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण जो उसकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, ये तो ऐसे मरा था हुमायूं ने। सी में है, एक युद्ध में उसने अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था। फिर है नेक्स्ट में डी में मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप जो उनका मृत्यु हो गया था। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक युद्ध में जो है वो अपने भतीजे द्वारा जो पराजित हो जाते हैं, उसके कारण जो है मुगल सम्राट जो जहांदार शाह ने शासन को जो समय पूर्व जो है अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था, बी में हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ा था, सी में अकबर जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, डी में है जहांगीर जो बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो भाई जहांगीर बक्सर का युद्ध कहाँ से देखेगा, ये बात सही है। बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था, भाई सही बात है। हुमायूं जो चौसा का युद्ध, हाँ बिल्कुल, शेरशाह सूरी ने इनको हराया था, सही है। अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध 1765 में जीता था, 1665 था शायद, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जो है जादू टोना वशीकरण का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद, यजुर में युद्ध की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, अथर्ववेद, यही सही बात है। अथर्ववेद में है जादू टोना वशीकरण का है वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। सामवेद के अंदर जो है इसमें संगीत की चर्चा मिलती है ना, तो याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की चर्चा, अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण की चर्चा है, और सामवेद के अंदर संगीत की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हुमायूं द्वारा जो है लाए गए 4 प्रमुख युद्ध का जो है तिथि अनुसार क्रम में बताइए। सबसे पहले जो है हुमायूं जो लड़ा था, कौन सा युद्ध लड़ा था। पहला है चौसा का युद्ध, फिर है देवरिया का युद्ध। नहीं भाई, पर सबसे पहले तो देवरिया का युद्ध, इतना याद होना चाहिए, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। अच्छा, लास्ट में सरहिंद आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। देवरिया का युद्ध लगभग 1932 के लगभग में, चौसा का 39, कन्नौज का 39 में चौसा और 40 में कन्नौज का युद्ध, और फिर सरहिंद का युद्ध जो है
लगभग 55 में लड़ा था, 1555 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना, देवरिया का युद्ध। देवरिया पहले हो जाएगा, हुमायूं का जीवन का पहला लड़ाई था देवरिया का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? भाई संभाजी महाराज के पास था, राजा राम के पास था, जीजाबाई के पास था, या ताराबाई के साथ? तो उस समय जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय जो है पूरे मराठा साम्राज्य का जो बागडोर था ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? बताइए, दिल्ली का जो पुराना किला का जो निर्माण किसने किया था? पुराना किला तो शेर शाह सूरी ने जो है दिल्ली के अंदर जो पुराना किला का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो है निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? बताइए, जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था? तो बताइए किसने कहा था कि हम उनसे मिल नहीं सकते? किस सुल्तान को कहा था? निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और उन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दुरस्त है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गंधार शैली की मूर्ति कला में जो है बुद्ध के वर्तमान में हुए नहीं, ये क्वेश्चन में शायद ये रह रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्त उत्तर काल में? तो सबसे ज़्यादा जो बुद्ध भगवान को जो भगवान की दर्जा जो है मिला था कुषाण काल में, उसी समय जो है खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो प्रकाश डाला गया है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है तो पहला नंबर ये कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य मतलब चाणक्य जिसको कहते हैं, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में तो अर्थशास्त्र की चर्चा तो है नहीं, तो आर्थिक जीवन की चर्चा है, राजनीतिक नीतियाँ हैं, या धार्मिक जीवन है, या सामाजिक जीवन है? तो इसके ये एक जो है अर्थशास्त्र जो एक राजनीतिक पुस्तक है ना, राजनीतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का जो महल मुख्यतः बना होता था, तो पाटलिपुत्र में जो उस समय जो लकड़ी के जो है महल बनाए जाते थे मौर्य काल में, है ना, तो लकड़ी का बना हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था? तो बिना बेगार लिए हुए जो सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करने का श्रेय जाता है रुद्रदामन। इसको बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो अपने खर्चे पे बनाया था, और इसको जो है जीर्णोद्धार करने का श्रेय जाता है रुद्रदामन को। उन्होंने सरकारी खर्चे पे करवाया था, और उसके बाद जो है और भी लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश का जो साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली हुई थी? गुप्त वंश में, मौर्य वंश में, कुषाण वंश में, चोल वंश में? तो जो सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो सीमाओं का बाहर तक फैली हुई थी वो कुषाण वंश। कुषाण पाकिस्तान से अफगानिस्तान मध्य एशिया तक इसका जो भाग आता था कुषाण समय में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि उसका जो है क्या आशय था उस रोलेक्ट एक्ट का? ऑप्शन नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सीमित करना। बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन सी है जो है संवैधानिक प्रतिरोध को विस्तृत करना। ऑप्शन डी में है देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को जो है बंदी बनाना। हाँ, यही इसका मेन उद्देश्य यही था कि क्योंकि उस समय जो भारत के अंदर जो है क्रांतिकारियाँ गतिविधियाँ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसको दबाने के लिए जो भारतीय नेताओं को गिरफ्तार या बंदी बनाने के लिए जो है रोलेक्ट एक्ट को लाया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है 76 में, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को जो गोद लेने के अधिकार को स्थापित किया गया था, क्योंकि जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है जिसको बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी ने लाया था डॉक्ट्राइन ऑफ जो है लेप्स नीति लाया था, जिसके तहत जो है गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बन सकता था। तो उन्होंने 1956 में इस नियम को लाया था, 1956 से शायद पहले ही लाया था। तो जो उसको ख़त्म कब कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कि 1857 के भारत शासन अधिनियम से। फिर बी है लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में जो है सदन में जो जारी की। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो 1858 में जो है शाही घोषणा होती है, क्योंकि उस समय 1858 में जो है भारत का शासन जो है ब्रिटिश ईस्ट कंपनी से छीनकर जो है क्राउन को दे दिया जाता है। उसी कारण वहीं से जो है भारत के अंदर जो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ था उसको जो है हटा दिया जाता है।
और जो गोद लिया हुआ बच्चा जो अब राजा बन सकता था, किस नियम के बाद? 1857 के शाही फरमान आने के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, फिर जूनागढ़ राज्य में जो है सैनिक कार्रवाई से, ऑप्शन नंबर डी में हैदराबाद राज्य में जो है सैनिक कार्रवाई से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन पोलो जो जुड़ा हुआ है ये जूनागढ़ राज्य में जो सैनिक कार्रवाई, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाना चाहें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो जो उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है पुलिस की अपने सैनिकों को पुलिस की वर्दी पहनाकर जो है हैदराबाद के अंदर घुसा देते हैं और वहाँ पे जो है सारे लोगों को जो है भारत का एकीकरण करते हैं और ऑपरेशन चला देते हैं, है ना। ऑपरेशन पोलो उसको कहा गया था। नेक्स्ट है, उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था, बताइए। निम्न पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उच्च पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो उत्खलित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का जो साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल में मिलता है इसका प्रमाण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही और सबसे पहले जो मानव द्वारा पाला गया जो पहला जो जंतु था वो कुत्ता था, है ना। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से मिले हैं बताइए। सराय नाहर राय से, बी में है दमदमा से, सी में है महदहा से, डी में है तापन से। तो जो है एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया हुआ मिला है दमदमा, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है ना। दमदमा क्षेत्र से जो वहाँ से मिला है कि एक ही जो कब्र में 3 लोग कब्र में थे, 3 लोग। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण उन्होंने किया था? दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? तो उन्हें अगस्त ऋषि ने जो है दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण करने का काम मिला था उन्हीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने जो है वाद्यवादी पति के लिए जो मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने अपने पति के लिए जो है बहुत बड़ा मकबरा बनवाया था? बताइए। शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, फिर है मुमताज़ महल बेगम ने, फिर जो है इस रुकैया सुल्तान बेगम ने। तो आपको पता होना चाहिए किसने अपने पति के लिए जो बनाया था। तो आपको पता है हाजी बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं के जो मकबरा बनाया था, ये हुमायूं का जो मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था अपने पति की यादगार में, है ना, अपने पति के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए सह संगीत नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का है, महाभारत का है, रामायण का या गीता का? तो ये पंचतंत्र का है ना। अवतार जिसको बोलते हैं अवतार ए सह संगीत नामक पुस्तक है पंचतंत्र की। नेक्स्ट है, कर हड़प्पा सभ्यता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा और लोथल में, मोहनजोदड़ो और बनवाली में, डी में कालीबंगा और धौलावीरा में। शायद ये क्वेश्चन लग रहा है गलत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा संस्कृत के कवि और नाटक का जो कालिदास का जो उल्लेख हुआ है, बताइए। संस्कृत के कवि जो नाटक का कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है पुष्करनी द्वितीय के जो एहोर अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के एहोर अभिलेख में, बी में है मिहिर भोज के जो है ग्वालियर अभिलेख में, सी में है कुमारगुप्त प्रथम के जो है मंदसौर अभिलेख में, डी में है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के जो एहोर अभिलेख में जो है संस्कृत के कवि जो है कालिदास का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, सी में उनकी जो है खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, डी में उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो थे आर्य थी, गैर आर्य थी क्योंकि वह जो है नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन विभेदक लक्षण है? ऑप्शन नंबर ए है ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जागरण के सिद्धांत में आस्था, सी में वेदों की जो पारमिकता में आस्था, सी में स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों की जो है प्रामाणिकता में आस्था। सारे लोग जो आस्तिक और नास्तिक लोग जो वेद को मानते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था, तो अफगानिस्तान का जो बामियान मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध था? हिंदू मंदिरों के कारण, हाथी दांत के काम हेतु नहीं, स्वर्ण सिक्के के जो है टकसाल हेतु, बुद्ध की प्रतिमा के लिए। हाँ, 2001 में जो तालिबानियों ने 2001 में जो है बामियान मूर्ति को जो ही उड़ा दिया, है ना। तो बुद्ध भगवान का मंदिर था, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में जो उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, कौन सी दास्तां नहीं थी, कौन सा बताता है? निम्नलिखित में कौन से स्रोत जो उल्लेखित करता है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, बी में मुद्रा राक्षस, फिर सी में मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक, डी में वायु पुराण। तो मेगास्थनीज की जो है इंडिका पुस्तक, उससे पता चलता है कि भारत के अंदर कोई जो है दास प्रथा नहीं थी उस प्राचीन काल में। निम्नलिखित में से किसने एक नया संवत चलाने की जो है श्रेय प्राप्त था? धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को, फिर लक्ष्य सेन को। लक्ष्य सेन ने जो है नया संवत चलाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 6वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, उन्होंने जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बात सही है। उन्होंने जो बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ऐसा बात नहीं है जी। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थकर ना, हाँ ये तो बात सही है। फिर डी में है कि वेदांत का प्रसार किया था, भी उन्होंने जो प्रयागराज का नाम जो है तीर्थराज नाम रखा नहीं था, ये बात गलत है। बाकी सारे बात जो है आदि शंकराचार्य के बारे में क्या है, सही है। उन्होंने वेदांत का जो प्रसार किया था, उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर जो रोक लगाई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य, सीता भूमि किसको कहा जाता था? एक देवी को, एक धार्मिक संप्रदाय को, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को, या डी में है उन्नत भूमि को? तो मौर्य काल में जो सीता भूमि का तात्पर्य होता था, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसको कहते थे सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो था, जो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था पहला गवर्नर जनरल बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर कॉर्नवालिस, बी में हेस्टिंग्स, सी में वेलेस्ली, डी में है विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स साहब ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर सुरक्षा कोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, हेनरी लॉरेंस ने, डी में है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो सबसे पहले किसने जो है सुरक्षा कोष्ठ की नीति को अपनाया था? ये समझ सकते हैं सहायक संधि जैसा ही था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, है ना, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो है किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन को लागू करने का श्रेय तो जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो। तो इसका जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को ये जो है बंगाल के अंदर द्वैध शासन को ख़त्म करने का श्रेय जाता है ना। लेकिन अगर पूछे कि द्वैध शासन बंगाल के अंदर किसने लगाया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने। और इसको ख़त्म किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं द्वैध शासन का जनक, इन्होंने ही लगाया था बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 की जो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम के बीच में, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में, फ्रांसिस तथा बाजीराव प्रथम, फिर डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो याद रखिएगा जो 1802 में जो बेसिन की संधि हुई थी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में जो है ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राजा कौन था? ऑप्शन नंबर है पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी में है मीर कासिम, बी में है दौलत राव सिंधिया, फिर डी में है हैदराबाद का निज़ाम। पहला ही क्वेश्चन था, तो हैदराबाद का निज़ाम जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो लाया गया था सहायक संधि, उसको स्वीकार करता है। कब करता है आप लोग को बताइएगा? 1798 में लाया था उन्होंने, और उसी के तहत जो सहायक संधि के तहत जो है हैदराबाद के निज़ाम को पहले जो है संधि कर लेता है। नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसके काल में जो है क्रियान्वित किया गया था? तो किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी है लॉर्ड वेलेस्ली ने, सी है सर जॉन शोर ने, डी में लॉर्ड ऑकलैंड में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि का जनक कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करा निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, बताइए किसने नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम हाजी तो सबसे पहले किया था, इंदौर के होलकर राजाओं ने भी कर दिया था, जयपुर के राजपूत शासकों ने कर लिया था, लेकिन जो मैसूर के शासक थे हैदर अली वगैरह जो थे, उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उन्होंने कहा था, टीपू सुल्तान का एक फेमस कथन भी था कि अगर शेर की ज़िंदगी, अगर चूहे की ज़िंदगी अगर चुनना पड़े तो मैं जो है शेर की ज़िंदगी जीना चाहूँगा। 100 दिन की जो है चूहे की ज़िंदगी से अच्छा है एक दिन। आज ही सब्सक्राइब करें श्योर सक्सेस क्लासेस को और लाइक करना ना भूलें।